नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। यह बिहार शिक्षक भर्ती के लिए जीके जीएस का छठा क्लास है जो कि संविधान पर आधारित है। यह आपके 40 नंबर के क्वेश्चन के लिए और साथ ही साथ अगर आपका सब्जेक्ट में संविधान है यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिटी है, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। और इसमें हम 15 क्वेश्चनों का सीरीज लेकर आते हैं जो कि विभिन्न सारे एग्जामों में पूछे गए या पूछे जाने की संभावना है। तो अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्तमान में राज्यसभा में सीटों की कुल संख्या यानी कि प्रभावी संख्या कितनी है? 235, 238, 245 या 250। तो यहाँ पर हम बात करते हैं राज्यसभा की। तो भारतीय संविधान मतलब संविधान जो है उसमें राज्यसभा का जो जिक्र किया गया है वह अनुच्छेद 80 में किया गया है। और इसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम अगर आपके सीटों की संख्या पूछेगा तो राज्यसभा में मैक्सिमम सीटों की संख्या 250 है, लेकिन वर्तमान समय में कुल आपके सीटों की संख्या जो है वह 245 है, जिनमें से 12 लोगों को राष्ट्रपति क्या करता है, मनोनीत करता है। तो इसको आप सेपरेट करेंगे तो यहाँ पे 233 आएगा। तो आपसे अगर पूछेगा कि राज्यसभा में कुल कितने सदस्यों का चुनाव होता है तो 233 का चुनाव होता है और 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है। और यह 12 लोगों के मनोनयन का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से इसे लिया गया है। अब यहाँ पे पूछा जाता है कि राज्यसभा में जो होता है नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो राज्यसभा में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। लोकसभा की अगर बात करें तो 25 वर्ष और राष्ट्रपति के लिए अगर बात किया जाए तो 35 वर्ष इसकी न्यूनतम आयु सीमा रखी गई है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्तमान समय में राज्यसभा में प्रभावी सदस्यों की संख्या कितनी है, तो सही आंसर होता है आपका सी कि 245। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है? धन विधेयक से, वित्त विधेयक से, वित्त आयोग से या नीति आयोग से? तो अब यहाँ पे हर एक के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे धन विधेयक का जो संबंध है वह आर्टिकल 110 में किया गया है। आर्टिकल 110 में धन विधेयक का है। वित्त विधेयक की अगर बात किया जाए तो वित्त विधेयक का जो संबंध है वह आर्टिकल 117 से है। वित्त आयोग की अगर बात किया जाए तो वित्त आयोग का गठन की बातें अनुच्छेद 280 में किया गया है। और नीति आयोग जो है संविधानेतर निकाय है, ठीक है। और इसकी जो स्थापना हुई थी, इसका जो गठन किया गया था 1 जनवरी साल 2015 में किया गया था। जनवरी साल 2015 में इसका गठन किया गया था। तो जो पूछा गया है क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग आपका सही आंसर होता है बी। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर बात करें कि वित्त आयोग की, तो वित्त आयोग के 15वें जो अध्यक्ष हैं, वित्त आयोग के 15वें अध्यक्ष जो हैं वह एन के सिंह हैं। और अगर आपसे बात की जाए कि 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है तो अरविंद पनगड़िया को, अरविंद पनगड़िया को। और यहाँ पर कोई विधेयक धन विधेयक है कि वित्त विधेयक है, इसका निर्णय कौन लेता है? तो कोई विधेयक धन विधेयक या वित्त विधेयक है, इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष लेता है। और साथ ही साथ अगर आपसे पूछ दिया जाए कि संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किसमें किया गया, तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान अनुच्छेद 108 में किया गया है। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। संयुक्त अधिवेशन किन किन पर बुलाया जा सकता है? तो संयुक्त अधिवेशन जो होता है वह वित्त विधेयक पर और साधारण विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन केवल बुलाया जा सकता है, ठीक है। संविधान संशोधन अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट संबंधी चीज है तो इस पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है और धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। तो इस फैक्ट को भी आप याद रख रहिएगा। हालांकि दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सही आंसर होता है बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 42वां, 43वां, 44वां या 52वां? तो यहाँ पर आपने बताया कि 42वां, यहाँ पे जो 44वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था साल 1978 में। और इसमें कह दिया गया, पहले क्या था कि अगर आंतरिक अशांति, पहले क्या था? आंतरिक अशांति था। आंतरिक अशांति के आधार पर भारत में आपातकाल लगाया जा सकता है और जिसके कारण जिसका अच्छा खासा दुरुपयोग भारत की जो तत्कालीन प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी ने किया। और उसके बाद जब जनता पार्टी की सरकार बनती है और मोरारजी देसाई के शासनकाल में 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है और इसके तहत, ठीक है, इसमें क्या कर दिया गया? आंतरिक अशांति के साथ साथ अगर सशस्त्र विद्रोह होता है तब क्या होगा? राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि भारतीय संविधान में कुल कितने आपातकाल की बातें की गई हैं। तो कुल 3 प्रकार के आपातकाल की पहली है आपका आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है। आर्टिकल 356 में राष्ट्रपतीय शासन है।
और आर्टिकल 360 में वित्तीय आपात की व्याख्या किया गया है। अब यहाँ पे आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल कब लगाया गया था? तो समय था आपका 25 जून साल 1975। 25 जून साल 1975 को भारत में आंतरिक अशांति के आधार पर, ठीक है, आपातकाल लगाया गया था। और जैसा कि मैंने बताया कि जनता पार्टी की सरकार आती है, मोरारजी देसाई भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनते हैं और उन्हीं के शासनकाल में 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है और इसके तहत आंतरिक अशांति के साथ साथ सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ दिया गया। तो सही आंसर होता है आपका सी। अगला क्वेश्चन है कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो जैसा कि मैंने बताया कि अनुच्छेद 352 में जो है यह राष्ट्रीय आपात है, आपात की बातें की गई है। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन है। और अनुच्छेद 360 में जो है इसमें वित्तीय आपात की बातें की गई है, वित्तीय आपात। तो दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर होता है आपका भी। जानते हैं इसके बारे में कि यहाँ पर है कि जब राज्य में राष्ट्रपति शासन का मतलब अनुमोदन कौन करता है? तो यहाँ पे होता है कि जब राज्य में संवैधानिक स्थितियां सही नहीं चलती होती हैं तो संबंधित राज्य का राज्यपाल, ठीक है, अनुमोदन किससे करता है? राष्ट्रपति से। और राष्ट्रपति तत्कालीन स्थितियों का जायजा लेता है और उसे लगता है कि संवैधानिक स्थितियां वहां पर विफल हो गई हैं तो राष्ट्रपति क्या करता है कि राज्यपाल के अनुमोदन को स्वीकार करता है और उसके बाद, ठीक है, संबंधित राज्य में राष्ट्रपति शासन घोषित कर देता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होता है बी। अगला क्वेश्चन है कि सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति जिम्मेदार होता है? तो अब यहां पे बात करते हैं कि आर्टिकल 75 है और आर्टिकल 75 में कहा गया है कि सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद जो होगा वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि व्यक्तिगत रूप से जो मंत्री होते हैं वह किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? तो व्यक्तिगत रूप से जो मंत्री होते हैं वह राष्ट्रपति के प्रति क्या होते हैं? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लेकिन सामूहिक रूप से अगर आपसे पूछ दिया जाए तो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और इसकी व्याख्या किसमें की गई है? तो इसकी व्याख्या आर्टिकल 75 में की गई है। और इसकी व्याख्या किसमें की गई कि व्यक्तिगत रूप से मंत्री राष्ट्रपति के प्रति? तो इसकी व्याख्या आर्टिकल 75C में किया गया है। तो इन दोनों फैक्ट को आप याद रखिएगा, यह काफी माइनर है और अक्सर करके यहाँ पर गलतियां होती रहती हैं। तो सही आंसर होता है आपका यहाँ पर बी। अगला है कि आपातकाल के प्रवर्तन में रहने के लिए किस सदन का अनुमोदन 30 दिन के अंदर होना चाहिए? राज्यसभा का, लोकसभा का, विधानसभा का या विधान परिषद का? तो यहाँ पर है कि आपातकाल को प्रवर्तन में रहने के लिए 30 दिन के भीतर लोकसभा का, ठीक है, अनुमोदन, ठीक है, होना चाहिए। तो यहाँ पर सही आंसर होता है बी। अब यहाँ पे जानते हैं, जैसे मैंने बताया कि आपातकाल, जो राष्ट्रीय आपातकाल है, इसकी व्याख्या आर्टिकल 352 में की गई है। और आपातकाल में मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार किसको? ये भी पूछा जाता है कि मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति जैसे ही आपातकाल लगता है, ठीक है, वो क्या करता है कि मौलिक अधिकारों को निलंबित कर देता है। और इसके निलंबन मतलब कि किस आर्टिकल के तहत निलंबित करता है? तो अनुच्छेद 359 के तहत वो क्या करता है? निलंबित करता है। और ये पूछा जाता है कि आपातकाल के दौरान सबसे पहले मौलिक अधिकार का कौन सा अनुच्छेद निलंबित होता है? तो 19 क्या होता है? निलंबित सबसे पहले होता है। और कौन सा अनुच्छेद निलंबित नहीं होता है? तो 20 और 21 जो होता है वह निलंबित नहीं होता है। और लेकिन हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि मौलिक अधिकार, तो सभी मौलिक अधिकार निलंबित होते हैं। उसके अंदर का यह आर्टिकल है कि 19 कभी मतलब सबसे पहले निलंबित होता है और अनुच्छेद 20 और 21 जो होते हैं कभी निलंबित नहीं होते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि आपातकाल अब तक कुल कितनी बार लगाया जा चुका है? तो आपातकाल अब तक कुल 3 बार लगाया जा चुका है। 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था, इस दौरान लगाया गया था। 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, दूसरा आपातकाल था। और 1975 में, जैसा कि मैंने जिक्र किया, आंतरिक अशांति के आधार पर तीसरा आपातकाल लगाया गया, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या बताया था कि 44वां संविधान संशोधन करके आंतरिक अशांति को हटाकर वहां पर सशस्त्र विद्रोह कर दिया, सशस्त्र विद्रोह रख दिया गया कि जब तक सशस्त्र विद्रोह नहीं होगा तब तक राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगाया जा सकता है। तो अब तक कुल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाए जा चुके हैं। अब यहाँ पे होता है कि आपातकाल में लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया भी जा सकता है कि जब तक आपातकाल लगा हुआ है, ठीक है, तो 1-1 वर्ष करके, ठीक है, एक बार में केवल 1 ही वर्ष बढ़ेगा। अब यह 1 वर्ष करते करते कितने भी 10 वर्ष तक भी चले जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार में केवल 1 ही वर्ष क्या होगा? लोकसभा का कार्यकाल बढ़ेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा दिया गया लेखा परीक्षण संबंधित प्रतिवेदन की जांच कौन सी समिति करती है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति,
संयुक्त संसदीय समिति या याचिका समिति। तो यहाँ पर होता है आपका कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा जो प्रतिवेदन दिया जाता है उसकी जांच कौन करता है? तो उसकी जांच जो करता है लोक लेखा समिति के द्वारा किया जाता है। तो सही आंसर होता है ए। अब यहाँ पर जानते हैं कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष प्राय विपक्षी दल के क्या होते हैं? नेता होते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि लोक लेखा समिति में कुल सदस्य कितने होते हैं, तो लोक लेखा समिति में कुल सदस्यों की संख्या 22 होती है, जिनमें से 15 सदस्य जो होते हैं, ठीक है, जिनमें से 15 सदस्य होते हैं लोकसभा से और 7 सदस्य जो होते हैं वह राज्यसभा से होते हैं। 7 सदस्य लोक राज्यसभा से। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो विपक्ष का नेता होता है। विपक्ष का नेता इसका अध्यक्ष होता है। अब यहाँ पे बात करें कि लोक लेखा समिति को वास्तव में लोकसभा का ही समिति माना जाता है। प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति की बात किया जाए तो इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? इसमें कुल सदस्यों की संख्या 30 होती है और इसका अध्यक्ष जो होता है पक्ष का, सत्ताधारी दल का नेता होता है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राक्कलन समिति प्रशासनिक कुशलता तथा मितव्ययता और तकनीकी सुधार संबंधित अपनी रिपोर्ट को देती है। तो यहाँ पे दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सही आंसर होता है ए। अगला क्वेश्चन है कि जब राज्यसभा के सभापति या उपसभापति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 92 में, अनुच्छेद 93 में, अनुच्छेद 95 में या अनुच्छेद 98 में? तो यहाँ पर जो सही आंसर होता है कि अगर जब राज्यसभा का सभापति या उपसभापति को पद से हटाने की संकल्प विचाराधीन हो तो उसका पीठासीन न होना भारतीय संविधान का आर्टिकल 19(2) में इसका वर्णन किया गया है। तो सही आंसर होता है आपका ए। अब यहाँ पे आर्टिकल 93 की अगर बात किया जाए तो लोकसभा स्पीकर और यहाँ पे 93 में किसकी व्याख्या किया गया है? तो लोकसभा के स्पीकर और उपाध्यक्ष का, ठीक है, लोकसभा के स्पीकर और उपाध्यक्ष का जिक्र आर्टिकल 93 में किया गया है। आर्टिकल 96 की अगर बातें की जाए तो आर्टिकल 96 में जो है इसके अनुसार ये कहा गया है कि जब मतलब कि स्पीकर या उपाध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब वो पीठासीन नहीं होंगे। तो यहाँ पर किसके राज्यसभा के बारे में कहा गया है? तो 92 में और 96 में कहा गया कि जब लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, ठीक है, उनको हटाने का संकल्प लगाओ तो वह, ठीक है, पीठासीन नहीं होंगे। ठीक है, ये सारी व्याख्या लोकसभा के लिए कहाँ पे किया गया है? तो 96 में किया गया है। और 98 में क्या कहा गया है? तो 98 में ये चीजें कहा गया है कि लोकसभा के सचिवालय का उल्लेख 98 में किया गया है, लोकसभा के सचिवालय का उल्लेख। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया उसके अकॉर्डिंग आपका सही आंसर होता है ए। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार का वीटो का प्रयोग नहीं करता है? विशेषित अधिकार, अत्यांतिक अधिकार, निलंबनकारी वीटो या पॉकेट वीटो? तो यहाँ पर जो होता है कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है वह विशेषित अधिकार का वीटो प्रयोग नहीं करता है। तो सही आंसर होता है ए। अब यहाँ पे जानते हैं कि संसद द्वारा पारित विधेयक जब राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। पहला विकल्प होता है कि विधेयक को स्वीकृति दे सकता है अथवा विधेयक पर अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख सकता है, अथवा, ठीक है, पहला तो या तो दे सकता है, दूसरा है कि अपनी चीज़ों मतलब कि विधेयक पर अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख सकता है कि हम देंगे नहीं देंगे ये कुछ नहीं कहेगा। तीसरा कहता है कि विधेयक को संसद में पुनर्विचार के लिए क्या कर सकता है? वापस लौटा सकता है। तो ये 3 प्रकार के विकल्प उसके पास होते हैं। अब यहाँ पर होता है कि अगर संसद में, तो यहाँ पे जो होता है पहला मैंने आपको बताया कि ये होता है कि या तो अनुमति दे सकता है, या तो अपने पास सुरक्षित रह सकता है, या तो संसद में भेज सकता है, लेकिन संसद पुनः अगर उसे भेजे तो उस पर वह सिग्नेचर करने के लिए क्या है? बाध्य है। अब यहाँ पे होता है कि धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है। तो पूछा जा सकता है किस प्रकार के विधेयक को? तो धन विधेयक को राष्ट्रपति अपने पुनर्विचार के लिए भेज नहीं सकता है। तो इस प्रकार के विधेयक को स्वीकृत या अस्वीकृत यहाँ पर यह नहीं कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार का वीटो पावर है। एक है अत्यांतिक वीटो, ठीक है, दूसरा है आपका निलंबनकारी वीटो, तीसरा है आपका पॉकेट वीटो। ठीक है, अत्यांतिक वीटो जो है इसका प्रयोग राष्ट्रपति कहां पे करता है? तो यहाँ पे पहला होता है अत्यांतिक वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति कहाँ पे करता है? तो पहला तो आपका होता है कि गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक के संबंध में, और दूसरा है कि सरकारी विधेयकों के संबंध में जब मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे दिया हो और नया मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को ऐसे विधेयक पर अपनी स्वीकृति अपनी सहमति न देने की सलाह दे, इस कंडीशन में अत्यांतिक वीटो का प्रयोग कर सकता है। निलंबनकारी वीटो का प्रयोग कब करता है राष्ट्रपति? तो निलंबनकारी वीटो का प्रयोग, ठीक है, किसी विधेयक को संसद में पुनर्विचार के लौटाने हेतु संदर्भ में निलंबनकारी वीटो का प्रयोग करता है। और
पॉकेट वीटो का प्रयोग कब करता है? तो पॉकेट वीटो में कि यह अपने पास सुरक्षित रख लेता है, इस पर कोई जवाब ही नहीं देता है, ठीक है। इस प्रकार की कंडीशन में ठीक कोई ऐसा विधेयक हो जिसको कि वो अपने ठीक है पास सुरक्षित रख ले, तो वो ऐसी चीजों को हम लोग पॉकेट वीटो कहते हैं। और इसका प्रयोग सबसे पहली बार किसने किया था? कई बार पूछा जाता है, तो ज्ञानी जैल सिंह ने। ज्ञानी जैल सिंह भारत के राष्ट्रपति हुए, ठीक है, पहले सिख राष्ट्रपति थे, ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह। और 1900 ठीक है 86 में 1986 में जो था भारतीय डाक संशोधन अधिनियम था, और इस अधिनियम को उन्होंने पॉकेट वीटो के तहत अपने पास सुरक्षित रख लिया था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा अधिनियम था? तो भारतीय डाक संशोधन विधेयक था, और इसको ज्ञानी जैल सिंह ने अपने पास सुरक्षित रख लिया किस वीटो पावर के तहत? तो पॉकेट वीटो के पावर के तहत, और इसीलिए ठीक है इसे जेवी वीटो पावर भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 47 या अनुच्छेद 44? तो यहां पर हम बात करते हैं कि डीपीएसपी जो है, ठीक है, इसकी व्याख्या जो है भारतीय संविधान के भाग 4 में किया गया है, भाग 4 में किया गया है, और इसका जो अनुच्छेद है वह 36 से 51 तक है। 36 से 51 तक इसका अनुच्छेद है। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है, ठीक है, राज्य की परिभाषा जैसे कि अनुच्छेद 12 में दिया गया मौलिक अधिकार में, उसी प्रकार से अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा। और राज्य की परिभाषा के बाद दूसरा जो अनुच्छेद आता है 37, इसमें कहा गया है कि डीपीएसपी जो होगा वह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होगा, वह राज्य के ऊपर डिपेंड करेगा कि अगर राज्य के पास रहेगा तो वह देगा, नहीं रहेगा तो नहीं देगा, आप उसके ऊपर किसी प्रकार का क्लेम नहीं कर सकते हो। और डीपीएसपी लिया कहां से गया है? तो डीपीएसपी जो लिया गया है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 40 की। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मूल संविधान में ठीक है कहां पर ग्राम पंचायत पंचायती राज की व्याख्या की गई थी? तो अनुच्छेद 40 में, क्योंकि आपने पता है कि मूल मतलब कि जो आपका 9 और 9 का है नगर पालिका और पंचायती राज, इसको 73वां और 74वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, लेकिन मूल संविधान में कहां पे था? तो डीपीएसपी का अनुच्छेद 40 जो था उसमें पंचायती राज की व्याख्या की गई थी। अब यहाँ पे अनुच्छेद 47 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 47 ये कहता है कि राज्य जो है वह पोषाहार मतलब अपने राज्य के लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मदिरा पान इस प्रकार की चीजों को बैन कर सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा बिहार राज्य ने, ठीक है, तो बिहार राज्य में किस आर्टिकल का प्रयोग किया था? तो बिहार ने ठीक है अनुच्छेद 47 के तहत अपने राज्य में ठीक है जो है मदिरा शराब को क्या कर रखा है? बैन कर रखा है। और यहाँ पे होता है अनुच्छेद 44। तो अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता की व्याख्या किया गया है। समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? तो गोवा था, ठीक है। और वर्तमान समय में ठीक है कौन राज्य बन गया? उत्तराखंड। तो 2 राज्य हैं ठीक है जहां पर समान नागरिक संहिता लागू है। हालांकि दिए गए क्वेश्चन के अनुसार सही आंसर होता है आपका बी। अगला क्वेश्चन है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को कौन पदच्युत कर सकता है, यानी कि पद से हटा सकता है? राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, या जो प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का है? तो यहाँ पे होता है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को जो है उसी प्रकार से हटाया जा सकता है जिस प्रकार से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो सही आंसर होता है डी। अब यहाँ पे जानते हैं यहाँ पर कि राज्य निर्वाचन आयुक्त पंचायती राज एवं नगर पालिका के शांतिपूर्व और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए उत्तरदायी होता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त ये विधानसभा का चुनाव नहीं कराता है, जो पंचायती राज हो गया, नगर पालिका का हो गया, ये सारे चुनाव कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयुक्त। कई बार यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विधानसभा का चुनाव कौन करवाता है? तो विधानसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सभी का चुनाव कौन कराता है? तो ये सभी के सभी जो होते हैं केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त करते हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन सा चुनाव करवाता है? तो नगर पालिका, पंचायती राज, इन सबका चुनाव कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयुक्त कराता है। भारतीय संविधान में महाभियोग का प्रावधान अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। और आगे की अगर बात किया जाए तो राष्ट्रपति पर महाभियोग अपने कर्तव्यों के पालन को नहीं करने के आधार पर लगाया जाता है। और महाभियोग का असली में जिक्र कहाँ पे किया गया है? तो आर्टिकल 61 में महाभियोग का जिक्र किया गया है। अब यहाँ पे होता है कि भारत में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया होती है, न कि महाभियोग होता है। तो यहाँ पे होता है कि जो प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का, यानी कि महाभियोग जैसी प्रक्रिया को हटा चला कर ही राज्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से हटाया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है निम्नलिखित राष्ट्रपतियों के कार्यकाल से संबंधित कौन सा क्रम सही है? तो यहाँ पर आपने पता है कि भारत का ठीक है सबसे पहले जो राष्ट्रपति हुआ करते थे, राष्ट्रपति थे वह राजेंद्र प्रसाद थे। दूसरे जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो यहाँ पे राधा कृष्णन थे। उसके बाद तीसरे राष्ट्रपति हुए जाकिर हुसैन, और यह भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे और पहले राष्ट्रपति थे जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई। और उसके बाद आते हैं वीवी गिरी,
जो कि उपराष्ट्रपति थे, कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। और उसके बाद भारत के पहले सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, तो हिदायतुल्ला खां के बाद फिर आपके कौन राष्ट्रपति बनते हैं, तो वीवी गिरी बनते हैं। ठीक है, वीवी गिरी बनते हैं। वीवी गिरी के बाद फिर आपके जो राष्ट्रपति बनते हैं वो बनते हैं फखरुद्दीन अली अहमद के बाद, ठीक है, यहाँ पे जो अगला क्रम है, ठीक है, वो कौन सा आएगा, तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 ऑप्शन में फखरुद्दीन अली अहमद है। फखरुद्दीन अली अहमद के बाद फिर से, ठीक है, इनकी मतलब भारत के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे और भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई। तो यहाँ पर फिर से जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं उनका नाम आता है वीडी जत्ती के बाद, ठीक है, फिर जो राष्ट्रपति बनते हैं वो बनते हैं नीलम संजीवा रेड्डी। भारत के पहले राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे, नीलम संजीवा रेड्डी के बाद जो आपके अगले राष्ट्रपति बनते हैं वो रहते हैं ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, तो ज्ञानी जैल सिंह, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फखरुद्दीन अली अहमद के बाद अगला जो है 2 ऑप्शन में ज्ञानी जैल सिंह मिल रहे हैं। ज्ञानी जैल सिंह के बाद आपके आते हैं आर वेंकटरमन। ठीक है, तो आर वेंकटरमन भी आपके, ठीक है, एक ऑप्शन में आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होता है वो आता है आपका डी वाला कि फखरुद्दीन अली अहमद, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकटरमन और शंकर दयाल शर्मा, ये आपका सही काला क्रम है। तो सही आंसर होता है आपका डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारत में अब तक कुल कितने बार आपातकाल लागू हो चुके हैं, 1 बार, 3 बार, 2 बार या 4 बार। तो जैसा कि मैंने बताया कि भारत में अब तक कुल 3 बार आपातकाल लगाए जा चुके हैं। आपातकाल की व्याख्या आर्टिकल 352 में की गई है। और कब कब, तो 1962 में भारत चीन युद्ध, उसके बाद 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध और 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर। तो अब तक कुल 3 बार, ठीक है, लगाया जा चुका है, ठीक है, आपातकाल। तो यहाँ पर पूछा गया, अब यहाँ पे होता है कि आपातकाल की व्याख्या किस भाग में किया गया है, तो भाग 18 में, ठीक है, भाग 18 में जो है कि आपातकाल के संबंध में व्याख्याएं की गई हैं। और इसके अनुच्छेद की अगर बात किया जाए तो भाग 18 का जो आर्टिकल है वह 352 से 380 तक, ठीक है, 352 से 360 तक, ठीक है, 352 से 360 तक है। 352 मैंने आपको बताया कि राष्ट्रीय आपात है, 356 में जो है वह राष्ट्रपति शासन है, 360 में जो है वह वित्तीय आपात के बारे में व्याख्या किया गया है। और जैसा कि मैंने बताया कि जब राष्ट्रीय आपात लगता है तो मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया जाता है। और निलंबन करने का अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को। और वह किस अनुच्छेद का प्रयोग करता है, तो 359 आर्टिकल का प्रयोग करके मौलिक अधिकारों को निलंबित कर देता है। तो यहां पर आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है कि अब तक कुल कितनी बार लगाया जा चुका है, तो सही आंसर होता है आपका बी कि आपातकाल अब तक कुल 3 बार लगाया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है। विधायी जो पद से हटाने की प्रक्रिया वह कैसी है, विधायी प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया है, संसदीय प्रक्रिया है या उपरोक्त में से सभी है। तो भारत के राष्ट्रपति को उससे पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वह संसदीय प्रक्रिया है। संसदीय प्रक्रिया क्यों, क्योंकि आर्टिकल 61 में इसका व्याख्या किया गया है कि राष्ट्रपति को महाभियोग लगाकर उसके पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग का जैसे मैंने बताया प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से महाभियोग का प्रावधान लाया गया है। अब यहाँ पे होता है कि राष्ट्रपति जब अपने कर्तव्यों का सही प्रकार से निर्वहन नहीं करता है तो किसी भी सदन का, लोकसभा का हो या राज्यसभा का व्यक्ति हो, 14 दिन पहले, ठीक है, 14 दिन से पहले उसके किसी भी सदन के 1/4 व्यक्ति जो होते हैं राष्ट्रपति को लिखित स्टेटमेंट देते हैं। अगर वह चीज़ों को मान लेता है तो सही है, नहीं मानता है तो किसी भी सदन में क्या होता है कि वह चला जाता है। और जैसे ही लोकसभा से, ठीक है, 2/3 बहुमत से पारित होता है, वह कहाँ पे जाएगा, राज्यसभा में। और जैसे ही राज्यसभा से 2/3 बहुमत से पारित होता है उसी समय राष्ट्रपति का पद समाप्त मान लिया जाता है। लेकिन अगर यहीं से आपसे पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति पर महाभियोग अगर लगाना हो तो सबसे पहले जो प्रस्ताव होगा किस सदन में जाएगा, तो उपराष्ट्रपति पे अगर महाभियोग चलाना होता है तो सबसे पहले प्रस्ताव जो होता है वह राज्यसभा में जाता है। लेकिन राष्ट्रपति से संबंधित अगर महाभियोग चलाना हो तो वह किसी भी सदन में जाया जा सकता है। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए कि महाभियोग के समय संसद किस प्रकार की संस्था की तरह कार्य करती है, अब यहाँ पे किस प्रकार से पद्धति, तो यह संसदीय प्रक्रिया। लेकिन संसद किस प्रकार, जब महाभियोग लगाया जाता है तो उस समय संसद किस तरह की संस्था के रूप में कार्य करती है, तो संसद जो होता है वह अर्ध न्यायिक संस्था की तरह संसद क्या करती है, कार्य करती है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगला है आपका कि क्या अब तक किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग, मतलब कि महाभियोग के द्वारा हटाया गया है, तो अभी तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग के जरिए हटाया नहीं गया है। तो यहाँ पर दिया गया जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग सही आंसर होता है सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह के मुख्यमंत्री, मतलब मुख्यमंत्री के लिए नियुक्त किया जा सकता है, एवं किस अवधि के समय उसे राज्य विधायिका का निर्वाचन होना जरूरी है, नहीं तो वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। यहाँ पे कह रहा है सिंपल सा कि अगर कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है और वह किसी भी सदन का, यानी कि विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं है, तो कब तक मुख्यमंत्री रह सकता है। ठीक है, अगर उतने समय के बाद अगर वह किसी भी सदन का
सदस्य नहीं बनता है तो वह हट जाएगा। तो वह सही मान होता है आपका कि 6 महीने तक वह व्यक्ति बिना किसी सदन का सदस्य रहे मुख्यमंत्री रह सकता है। अगर 6 महीने के अंदर किसी भी सदन की सदस्यता नहीं ली तो उसको मुख्यमंत्री पद से क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो सही आंसर होता है आपका बी सही होता है कि वह मैक्सिमम 6 माह तक क्या कर सकता है कि सदन का जो होता है कि मुख्यमंत्री रह सकता है। अब यहाँ पे होता है आपका कि आर्टिकल 164 की अगर बात किया जाए के अनुसार जो होता है कि मुख्यमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री राज्य के मंत्री परिषद का क्या होता है, प्रधान होता है। और भारतीय संविधान के आर्टिकल 163 के अकॉर्डिंग अगर कहा जाए तो राज्य मंत्री परिषद का उल्लेख किसमें किया गया है, 163 में किया गया है। आगे की बात करें 167 का आर्टिकल, तो वह आर्टिकल 167 के अंतर्गत राज्यपाल को सूचना मांगने का अधिकार है और मुख्यमंत्री को मंत्रिपरिषद एवं राज्यपाल के बीच की कड़ी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे राज्यपाल हो गया और यहाँ पे मंत्रिपरिषद हो गया और बीच में क्या होता है, सीएम होता है। तो इनके बीच की कड़ी इन्हें कहा जाता है कि इनकी सूचनाएं इनके जरिए राज्यपाल तक ही पहुंचती है। तो दोस्तों ये था आज का जो है कि संविधान से संबंधित क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह सीरीज पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।